स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। छात्रों, आज मैंने यहाँ पे एक प्रश्न लिया है। ये कोई भाई साहब हैं जिन्होंने कमेंट बॉक्स में ये कमेंट लिखा था। शायद मेरी किसी वीडियो को देख रहे होंगे जिस वीडियो में मैंने आपको व्यंजन, जो स्पर्श व्यंजन है, उनका क्रम बताया। और उस क्रम में इन्होंने मुझे लिखा है कि तालु और दंत के बीच मूर्धा है बहन जी। ठीक है, फिर इनको मैंने समझाया भी था, कमेंट में वापस लिखा तो उन्होंने उसके बदले में कहा कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ यह क्रम है। इनका कहना था यह क्रम है। पहली चीज़ तो इन्होंने ये क्रम किसका, पहली बात ये है कि मैंने जो उसमें बोला है वो क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। इन्होंने जो कहा है, तो इन्होंने कहा है कि दांत, और इन्होंने जो पहला वाक्य बोला है यहाँ पर, इसमें इनका कहना है कि जो दंत है वो दंत, और यहाँ पर फिर हमारा मूर्धा, यानी तालु और दंत के बीच में मूर्धा दिया है इन्होंने कि ये मूर्धा है, और फिर यहाँ पर तालु होता है। मुख की बात कर रहे हैं ये, इन्होंने जो कहा था। जबकि मैं आपको बताती हूँ कि मुख मूर्धा से पहले, यानी कंठ और मूर्धा के बीच में तालु नहीं होता। जो आपको बताते हैं हमारे मुख के अंदर, मुख के स्थान की बात हो रही है, वो होता है मूर्धा और दंत के स्थान पर। लेकिन इन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया है कि तालु और दंत के बीच में मूर्धा होता है। फिर उन्होंने आगे कहा कि ये क्रम होता है। तो मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि भाई साहब, ये क्रम जो है ये स्पर्श व्यंजन का क्रम है, ना कि हमारे मुख में उस स्थान का। और मैंने जो आपको बताया है वो बताया है मुख का स्थान, कि पहले कंठ होता है, कंठ के बाद आपको मूर्धा देखने को मिलता है, फिर आपको तालु देखने को मिलता है, फिर दंत होता है, जो दंत मूल आप कहें, साथ में दांत होता है, उसके बाद होठ होते हैं। अब इनका कहना है क्योंकि हमारे स्पर्श व्यंजन में क्रम ये होता है कि पहले कंठ होता है, फिर तालु वर्ण होता है, यानी कंठ के नहीं, इन्हें हम ये ऐसे बोलें, शुद्ध भाषा में अगर हम बोलें कि पहले कंठ वर्ग होता है, फिर तालु वर्ग होता है, फिर मूर्धा वर्ग होता है, यानी दंत वर्ण वर्ग होता है, फिर उसके बाद ओष्ठ। हम इस तरह से वर्ग की बात करेंगे कि इनका उच्चारण होने वाला। फिर इन्होंने काफ़ी सारी बहस की और उसके बाद उन्होंने वो सारी चीज़ें लिखी हैं। तो अब यहाँ आज के क्लास में स्पेशली मुझे इनको समझाना है और इनके जैसे उन सभी लोगों को भी समझाना है जो ये कहते हैं कि हमारे मुख का स्थान भी वही क्रम है जो क्रम हमारे स्पर्श व्यंजन का है। तो मैं आपको यहाँ पर तर्क दूंगी, तर्क के साथ आपको प्रैक्टिकल भी कराऊंगी, और प्रैक्टिकल कराने के बाद ही मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे। एक समय ऐसा था जिस समय मैं भी स्टूडेंट हुआ करती थी और मैं भी रट्टू तोता की तरह रट रट के मैं भी पढ़ा करती थी। जिस समय मैं स्टूडेंट थी तो मैं भी रट्टू तोताओं की तरह रट के ही पढ़ती थी और उस समय मैं भी यही जानती थी। मैं इस बात को भली भांति से जानती हूँ कि कई सारी किताब ऐसी हैं जिनमें लिखा हुआ है कि स्पर्श व्यंजन का क्रम वही होता है, यानी स्पर्श व्यंजन के जो वर्णों का उच्चारण क्रम है वो वही होता है जो हमारे मुख के स्थान का होता है। और मैं भी यही समझती थी और मैं भी यही सोचती थी कि वाह, हमारी हिंदी इतनी परफेक्ट है और ये सारी चीज़ें, तो उसमें सारी चीज़ें आती थी। लेकिन जब मैंने आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया, और आपको याद है मैं हमेशा आपको एक बात बोलती हूँ कि हिंदी वैज्ञानिक भाषा है जो प्रूफ होती है, जो प्रैक्टिकली, तो मैंने आपको वैसे ही पढ़ाना शुरू किया प्रैक्टिकल के आधार पर। और जब जब मैं आपको पढ़ाती और जब जब प्रैक्टिकल करती तो मेरे सामने एक बात उभर के आई। मैंने देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा गलत तरीका है, ये तो बहुत गलत बात है जो हमको गलत तरीके से पढ़ाया जा रहा है और गलत समझाया जा रहा है। मैंने फिर से किताब को पढ़ा, किताब को पढ़ने की कोशिश की, फिर लोगों की बातों को समझने की कोशिश की, और सारा सार जानने के बाद मैंने ये पाया कि किताब तो सही कहती है लेकिन हमने समझ गलत लिया। अब कैसे किताब सही कहती है? आपकी किताब में एक प्रश्न आता है कि स्पर्श व्यंजन का उच्चारण क्रम बताइए। प्रश्न होता है कि स्पर्श व्यंजन का उच्चारण स्थान के आधार पर क्रम बताइए। तो स्पर्श व्यंजन का उच्चारण स्थान के आधार पर क्रम यही होता है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। लेकिन कुछ लोगों ने इसको क्या समझ लिया,
कि हमारा जो मुख होता है उस मुख में भी जो ये स्थान है उनका भी यही क्रम होता है, जो कि गलत है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर यहाँ समझाती हूँ। जब हम स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं, हमारे जो स्पर्श व्यंजन है 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन की सबसे पहले तो आप परिभाषा देखिए। मैं जो यहाँ पर कह रही हूँ, मैं उन सभी तमाम लोगों से कह रही हूँ जो हिंदी का बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं और हिंदी पर उनकी परख है। और आप जो छात्र देख रहे हैं, मान लो आपको नहीं ये बात समझ में आई जो मैं कह रही हूँ, तो आप अपने अपने हिंदी के टीचर को ये वीडियो दिखाकर आप उनसे पूछ सकते हैं कि जो मैं कह रही हूँ वो सही है कि गलत है, जो मैं आपको यहाँ पे प्रूफ कर रही हूँ। सबसे पहले मैं एक एक पॉइंट पे आपको लेके चलूंगी, आपको ध्यान रखना है। देखिए, इस वीडियो को मेरा बनाने का उद्देश्य ये है कि हिंदी को पढ़ाइए। मैं सब लोगों से कहती हूँ हिंदी को पढ़ाइए, पर मेरी हिंदी को विकृत मत करिए। बहुत दर्द होता है जब लोग अपने अल्प ज्ञान का प्रयोग करके हिंदी के बारे में कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं। उस समय बहुत दर्द होता है कि हमारी हिंदी को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। इसलिए मेरा उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का, और मैं जो तरीका बता रही हूँ, जो पॉइंट बता रही हूँ, उन पॉइंट को ध्यान में रखिएगा और पूरी हिंदी उससे सीखिएगा। आपको हिंदी अपने आप अपनी पहचान बताती है। परिभाषा कहती है स्पर्श व्यंजन की कि स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करने में हमारी जीभ मुख के उस स्थान को छूती है, यानी जिस स्थान से उसका उच्चारण हो रहा है। पहला पॉइंट याद रखिएगा इस बात को। मैं उनसे भी कह रही हूँ, स्पेशली मैंने ये उन्हीं भाई साहब के लिए बनाया जिन्होंने ये बोला है मुझे, तो वो आप इस बात को ध्यान रखिए। पॉइंट क्या है, परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा कहती है कि स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में हमारी जीभ उस स्थान को छूकर गुजरती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, लॉक अपने दिमाग में, ठीक है? या तो छू के गुजरती है या फिर हमारी जीभ उस पार्ट के नीचे वाइब्रेट करती है। अगर कहीं छू नहीं सकती, क्योंकि कंठ को कैसे छुएगी आपको पता है, हम इसके साथ ये लगते हैं, या तो उस पार्ट के पास में उसके नीचे या उसके आसपास वाइब्रेट करती है या उसे छूती है, ठीक है? इसके बाद हम उच्चारण स्थान देखते हैं। कंठ उच्चारण स्थान आता है हमारा क ख ग घ ड़ का। तालु उच्चारण स्थान आता है हमारा च छ ज झ य का। मूर्धा स्थान आता है ट ठ ड ढ ड़ का। और दंत आता है त थ द ध न का। और होठ आता है प फ ब भ म का। आपको इनके बारे में सबको पता है, ठीक है? यानी हम कहते हैं क वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, हम कंठ से उसका उच्चारण कर रहे हैं, सारे वर्णों का उच्चारण कंठ से। तालु से उच्चारण करते हैं च छ ज का, तालु से। ये क्रम में तो कहीं कोई आपत्ति नहीं है। अब आपत्ति जिस क्रम में थी वो समझिए। आपत्ति ये थी कि हम मान लो अपने मुख के बारे में बना रहे हैं, मुख का स्थान बना रहे हैं। ये हमारे दांत हैं, ठीक है? और इन दांतों के बीच में ये हमारी जीभ है, ये वाला हिस्सा, ठीक है? पर हम इस जीभ को यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि मैं जो ये हिस्सा बना रही हूँ, जो फोटो बना रही हूँ, मुख का ऊपर वाला हिस्सा बना रही हूँ, ऊपर का, ठीक है? तो ऐसे मान लीजिए अब इन दांत के आगे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हमारे होठ हो जाएंगे। ये ऊपर वाला हिस्सा हम इसको पलट के बना रहे हैं। तो इसमें हमें जो उच्चारण स्थान रखने वाली बात है वो मैं यहाँ पे रख रही हूँ। तो मैंने आपको जो बताया, कहा है हमारा ये है हमारा मुख, ठीक है? मुख अलग और ये जो हमारा व्यंजन है ये बिल्कुल अलग। इस स्थान को, ये क्या है, हमारा होठ है, ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं, होठ कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो दांत आ रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है, इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं दंत, ठीक है? अब इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है दांत और दांत के थोड़ा ऊपर, इस हिस्से को कहते हैं तालु, ठीक है? और इसके ऊपर जो ये वाला हिस्सा है थोड़ा सा, यानी नाक के ठीक नीचे वाला हिस्सा, इसको कहते हैं मूर्धा, ठीक? और यहाँ पीछे वाला जहां पे गला आ जाता है हमारा, ये हो जाता है हमारा कंठ, ठीक है? तो मैंने आपको यही बताया है किताब में, मतलब जो मैंने अपनी वीडियो में बताया है कि हमारे मुख का उच्चारण स्थान जो है वो ये होता है, ये क्रम होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये बात पचती नहीं है। वो लोग कहते हैं कि आप तो मैडम बिल्कुल गलत बता रही हैं, जिस क्रम में हमारा ये होता है, यानी कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होठ, इसी क्रम में हमारे मुख का भी स्थान होता है। जब मैं स्टूडेंट थी ना, तो मैं भी यही पढ़ती थी जिस समय स्टूडेंट थी, क्योंकि मुझे भी तो वही पता चल रहा था जो मुझे किताब बता रही थी, जो मुझे मेरा टीचर बता रहा था।
ये मैंने कब बदला? जब मैं टीचर बनी, जब मुझे समझ में आया, जब मैंने इसे प्रैक्टिकल किया। और आज अभी इसी समय आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगी, फिर आप लोग मुझे बताएंगे और आप इसमें लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि क्या मैंने जो बताया वो सही है, वो प्रूफ होता है या नहीं। हिंदी कहती है कि प्रूफ होता है। मैंने आपको जो कहा है कि तालु का स्थान मूर्धा और दंत के बीच में है, लेकिन आपका कहना है कि इसका स्थान यहाँ पर है। इस स्थान को ध्यान रखिएगा बच्चों, वो सब लोग, कि इनका कहना है इस स्थान पर तालु नहीं होता। कैसे नहीं होता? ये वर्ण खुद चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर आपको बताएंगे, प्रूफ करेंगे। आप ये देख रहे हैं ना, इससे पहले मैं आपको एक और पॉइंट दिखाती हूं। हमारे वर्णों का ही उच्चारण स्थान है, और वो वर्ण है हमारे स्वर। स्वर वर्ण, अब आप ध्यान से सुनिएगा, मैं इस बात को प्रूफ करने वाली हूं कि हमारे मुख में तालु स्थान कहाँ होता है। ये बात समझ लीजिए पहले, ठीक है? वो मूर्धा और दंत के बीच में होता है या कंठ और मूर्धा के बीच में होता है, ये आपको यहाँ पे पहचानना है। यहाँ आप देखेंगे स्वरों का उच्चारण स्थान। अब ये आपको पता है, ये मैंने खुद से नहीं लिखा है, किताबों में आप कहीं भी देख सकते हैं। जब हम उच्चारण स्थान की बात करते हैं, ए आ का उच्चारण स्थान होता है कंठ, ठीक है? ई का उच्चारण स्थान होता है तालु, ऊ का उच्चारण स्थान होता है होठ, और री का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। सब किताबों में लिखा हुआ है, आप किसी भी किताब में उठाकर देख सकते हैं। इसके बाद एक और इसमें वर्गीकरण आता है फिर, कि जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर। जीभ के प्रयोग का मतलब क्या होता है? तो जीभ के प्रयोग का मतलब होता है कि जब हम जिस स्वर का उच्चारण कर रहे हैं, वो स्वर जीभ के किस भाग से उच्चारित हो रहा है, इसका मतलब ये होता है। इस आधार पर हम इसे 3 भागों में बांटते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब यहाँ पे तीनों भाग, अभी हम यहाँ पे जीभ बना लेते हैं, उसी के साथ ही है। परिभाषा क्या कहती है? आप सभी लोग इसको जानते हैं। परिभाषा कहती है कि जिस स्वर का उच्चारण जीभ के अगले भाग से होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अग्र स्वर कहते हैं। दूसरी परिभाषा कहती है हमारी मध्य स्वर की, कि जिस स्वर का उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। और तीसरी परिभाषा कहती है कि जिस स्वर का उच्चारण जीभ के पिछले भाग से होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। अब ये आपको पता चल गया, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। जीभ का स्थान आपको बता रही हूँ, यहाँ पर हमें प्रूफ ये करना है कि तालु का स्थान कहाँ होता है। जैसे लोग बोलते हैं ना, आपको ये बहुत ज़्यादा बरगलाया जाता है। ये विशेष हिंदी, हमारी हिंदी का ये एक विशेष उदाहरण है कि सारे वही मुख का क्रम होता है, वही व्यंजनों का उच्चारण स्थान का क्रम होता है, ये सारी चीज़ें। अरे इस सब से हिंदी वैज्ञानिक नहीं बनती है। हिंदी वैज्ञानिक बनती है इस बात से कि उसकी जो परिभाषा कहती है वो प्रूफ होता है। यानी हमने जिस स्थान से, जिस अंग से, जिस चीज़ के बारे में उसे बोल दिया, उस वर्ण का उच्चारण उसी के साथ होता है, उससे वैज्ञानिक बनती है, क्रम के आधार पर नहीं होती। अब देखिए यहाँ पर आप अपने आप समझ जाएंगे। हमने पता कर लिया, यानी अग्र स्वर हमारे कौन से हैं? जो जीभ के अगले भाग से उच्चारित होते हैं। कौन कौन से हैं? ई है, बस आप ई को याद रखिए, ठीक है? ई काफी है आपको बताने के लिए। तो अब आप ये ध्यान दीजिए, ई का उच्चारण कहाँ से होगा? इस जीभ से होगा, ठीक है? कहाँ से होगा? इस जीभ के इस भाग से। और ये जब इसका उच्चारण करेगी जीभ, तो जो ये ई है, इसके उच्चारण के समय इसका जो उच्चारण स्थान है तालु, ये तालु के नीचे वाइब्रेट होगी। कहाँ होगी? जीभ के अगले भाग से उच्चारण और तालु के नीचे वाइब्रेट होगी। उच्चारण करिए, अब उच्चारित करके देखिए। ई ई, ये जीभ आपकी कहाँ है? आपको देखना है। आपके पास जीभ मैंने फोटो में बनाई है, ये तालु में यहाँ पर उच्चारित हो रही है या इस जगह पर उच्चारित हो रही है, आपको ये देखना है। जीभ कहाँ जा रही है? ई का उच्चारण करने में। ई का उच्चारण स्थान तालु स्थान से बताया गया है, और जीभ के प्रयोग के आधार पर अगला भाग। पहला पॉइंट, ठीक है? प्रूफ हो गया। इसे कोई आपसे अब ये कहने की जरूरत नहीं कि ये प्रूफ नहीं हो रहा। और दूसरा सुनिए,
ये पंक्तियां कहती हैं, ये तो मैंने आपको बताया दूसरे स्वर से, कि दूसरे स्वर से आप पहचान कर सकते हैं कि तालु का स्थान कहाँ है। मुझे ये सारी चीज़ तभी समझ में आई जब मैं अपने छात्रों को क्लास में प्रैक्टिकल कराती थी। मैंने खुद देखा कि तालु का स्थान तो कहीं और है। अब कैसे, आप दूसरा प्रैक्टिकल आप सुनिए, दूसरी पॉइंट आप समझ लीजिए। तालु स्थान कह रहा है कौन सा वर्ण है, च छ ज झ। बोलिए, उच्चारण करिए इसका। आपको पता है ना स्पर्श व्यंजन क्या कहता है? स्पर्श व्यंजन की परिभाषा कहती है कि जिस स्थान से इसका उच्चारण होता है, जीभ उस स्थान को छू कर गुजरती है या उसके नीचे वाइब्रेट होती है। करिए च का उच्चारण। किस स्थान को छू रही है जी? च। उच्चारण करिए च। उच्चारण करिए छ। किस स्थान को छू रही है जीभ? छ। ज। उच्चारण करिए, किस स्थान को छू रही है? ज। झ। किस स्थान को छू रही है जीभ? उच्चारण करके देखिए, आपको खुद पता चलेगा। रटी रटाई, मैं कहती हूं रट्टू तोता मत बन जाओ। कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। ये शिकारी आपका डबल दाम लगा के बेच डालेगा आपको कि बोलने वाला तोता मिल गया। समझ रहे ना? रट्टू तोता मत बनिए कि किताब उठाई, पंक्ति ली और आपने रट ली, आ गया ये, बस अब लड़ जाएंगे सारी दुनिया से। सबको बोलेंगे तुम मूर्ख हो, तुम बेकार हो, तुम गलत पढ़ा रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो। सबसे लड़ जाएंगे, कुछ भी बोलेंगे और कहेंगे कि मेरे बारे में जान लेना, मेरे बारे में जान लेना, मैं ये विद्वान हूं, मैं वो विद्वान हूं। अरे मैं कोई विद्वान नहीं हूं और मैं कोई बहुत इतनी बड़ी ज्ञानवान नहीं हूँ। मैं सिर्फ वही बात करती हूँ, मैं तथ्यों पर चलती हूँ। मैंने हिंदी को एक बात में जाना है, हिंदी वैज्ञानिक भाषा है। वैज्ञानिक भाषा है तो विज्ञान तो प्रूफ करता है, तो प्रूफ करती है अपने आप को कहीं ना कहीं, और जहाँ प्रूफ करती है और जो प्रूफ हो जाता है, निधि वही बात कहती है। निधि ये सब नहीं कहती कि जो हो गया आपका रटा रटाया। हाँ, निधि रटती है, उन चीज़ों को रटती है जो प्रूफ नहीं होती। बहुत सारे लोग बनाते थे ये अपवाद है, वो अपवाद है, युधिष्ठिर में संधि बना देते हैं, ये बन जाता है। युधिष्ठिर में कभी संधि नहीं लगती। युधिष्ठिर अपने आप में एक समासिक शब्द है, समास होता है, उसमें संधि नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ पे लोग युधिष्ठिर में संधि घुसेड़ देंगे, युद्ध प्लस स्थिर, ये इसका संधि विच्छेद होता है। और संधि की परिभाषा कहती है दो वर्ण मिलकर जो विकार उत्पन्न करते हैं, वहां पर संधि होती है। युधिष्ठिर कभी दो वर्ण मिलकर, युधिष्ठिर के अंदर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, लेकिन फिर भी तमाम लोग पढ़ाए जा रहे हैं। बात यह नहीं है कि मैं यहाँ अपनी विद्वता दिखा रही हूँ, नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मेरे जैसे तो इस देश में कितने विद्वान भरे पड़े हैं, कितने विद्वान। पर मैं ये चीज़ कहती हूँ, लेकिन हाँ, मेरे जैसी भावना हिंदी को लेके शायद कोई नहीं पढ़ाता। मैं आपको हिंदी सिखाना चाहती हूँ, हिंदी सीखिए और ये जानिए कि हिंदी कितनी वैज्ञानिक भाषा है, रटी रटाई चीज़ों पर। और ऐसे ही जब मुझे कोई यूँ ही कह देता है ना, आप बेकार पढ़ा रही हैं ये सारी चीज़ें और वो सब गलत पढ़ा रही हैं ये सारी चीज़, उस समय मेरा दिल आहत होता है ये जानकर कि सामने वाले की मूर्खता तो देखो, उसे ये बात समझ में ही नहीं आ रही। मतलब उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। एक तरफ वो स्वयं बोल रहा है कि वैज्ञानिक है और दूसरी तरफ कह रहा है कि ये गलत है। मतलब खुद ही नहीं, मैंने प्रूफ कर दिया है ये चीज। और भी आप देखिए, उच्चारण कर लीजिए। ये क वर्ग है, कंठ से उच्चारित होता है। कागज, जीभ का भाग कौन सा इस्तेमाल हो रहा है और कहाँ से हो रहा है? क को उच्चारण करने में कंठ वर्ग, कागज। खरगोश, दो वर्ण हैं, ख और ग, दोनों वर्णों का, पूरे 5 वर्ण की बात कर रहे हैं कंठ से, ठीक है, क वर्ग की। खरगोश, जीभ का कौन सा हिस्सा काम कर रहा है? गीता, घर, जीभ का कौन सा हिस्सा काम कर रहा है? च वर्ग, चाचा, जीभ कहाँ से छू रही है? ध्यान दीजिए, चाचा। चम्मच, चम्मच, आप उच्चारण करके देखिए। छाता, छतरी, छ वर्ण का उच्चारण कहाँ से हो रहा है? जिस जगह जीभ छू रही है ना, उस स्थान को तालु कहते हैं जनाब, उस स्थान को तालु कहते हैं। वो स्थान है तालु। मैं बार बार इतना चीख चीख के क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि दिल आहत होता है, इतना गलत लिख रहा है किताबों में, इतना गलत पढ़ाया जा रहा है किताबों में, और हम पागलों की तरह बस रट्टू तोता बने जा रहे हैं, बने जा रहे हैं। हमारा मुख चिल्ला चिल्ला के कहता है कि तालु स्थान कहाँ है, लेकिन नहीं,
हमें तो रट्टू तोता बनने की आदत है, हम मान ही नहीं सकते। जो प्रूफ होता है, जो प्रैक्टिकली होता है, हम उसे मान नहीं सकते। उच्चारण कर लीजिए जनाब, उच्चारण कर लीजिए और खुद डिसाइड करिए कि च वर्ण तालु वर्ग किस स्थान पर है मुख के। जहाज, जहाज ज वर्ण, जीवन ज वर्ण, झंडा, झंडा जीभ कहाँ छू रही है, याद कर लीजिए। झाड़ू, जीभ कहाँ छू रही है। इसके बाद का ट वर्ग, मूर्धा जिसे आप कहते हैं, टमाटर। अब जीभ का स्थान देख लीजिए, उस तालु से आगे जाती है। टमाटर जिसे आप चाचा पढ़ रहे थे ना, उस स्थान से आगे जा रही है। टमाटर, ट वर्ण के लिए उच्चारण करके देखिए, मुख खोल के देखिए, बोल के देखिए, उसके बाद कहिएगा कि निधि गलत पढ़ा रही है या सही, उसके बाद कहिएगा, ठीक है। ठंडा, दोनों वर्ण, ठंडा जीभ कितनी आगे है, तालु आगे है कि मूर्धा, कहाँ है तालु और मूर्धा, स्वयं देख लीजिए। आपकी जीभ चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, आपकी जीभ बता रही है आपको कहाँ पर है। डमरू, डमरू जीभ कहाँ जा रही है, डमरू अपने आप देखिए। ढक्कन, ढक्कन कैसे बोल रही है। ऐसे ही नहीं कहा किसी ने कि हिंदी वैज्ञानिक है, हिंदी सच में वैज्ञानिक है। इसकी वैज्ञानिकता को सही ढंग से समझने की आवश्यकता है। उम्मीद करती हूँ आपके अंदर डाउट था उसका उत्तर आपको मिल गया होगा। और इस तरह से अब मैं अपने छात्रों से कहना चाहती हूँ कि अगर आपसे भी कोई इन स्थान को लेकर इस तरह की बहस करता है तो ये वीडियो उसे ज़रूर दिखाएं और उससे ये प्रैक्टिकल ज़रूर करवाएं। हिंदी को आगे बढ़ाने में, हिंदी को जन जन तक पहुंचाने में मेरा साथ, मेरा सहयोग दें। लोगों को हिंदी के बारे में जागरूक करें, लोगों को हिंदी समझाने की कोशिश करें, इस वीडियो को आगे शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।